इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सियासी संकट से जुड़ी हुई शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने दावा किया है कि अगले 3 से 4 दिन में वो महाराष्ट्र वापस जाएंगे। केसरकर ने कहा है कि 1-2 विधायक और उनके समर्थन में आने वाले हैं, जिसके बाद उनके पास 51 विधायक हो जाएंगे। उसके बाद शिंदे गुट फैसला लेगा और फिर सीधे महाराष्ट्र जाएगा। तो 1-2 विधायक और हमारे साथ आने वाले हैं, केसरकर का यह बड़ा दावा, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि 3 से 4 दिनों में वो वापस महाराष्ट्र लौट जाएंगे। महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि 3 से 4 दिन में वो वापस महाराष्ट्र लौटेंगे सभी बागी विधायकों के साथ, क्योंकि अभी वो इंतजार कर रहे हैं कुछ और विधायकों के आने का। एक विधायक उदय सामंत, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं राज्य में, वो आज ही गुवाहाटी पहुंचे हैं और केसरकर के मुताबिक 1 से 2 विधायकों के आने का इंतजार और कर रहा है ये गुट, जिसके बाद वो वापस लौटेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बड़ी खबर यह कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिनमें बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। इन याचिकाओं पर कल सुनवाई होनी है। एकनाथ शिंदे गुट ने अजय चौधरी के विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी कोर्ट में चुनौती दी है। शिंदे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में महेश जेठमलानी, तो उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी करेंगे इस मामले की। तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कल सुनवाई होनी है। जो बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उसे रोकने की मांग इस याचिका में की गई। तो एकनाथ शिंदे गुट का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला शिवसेना की उस धमकी के बाद आया है, जिसमें शिवसेना के वकीलों ने यह कहा था कि बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटीशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है, आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी कौन लीडर होगा। लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का अंग है, कोई लेजिस्लेचर पार्टी सुप्रीम नहीं है। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से लेजिस्लेचर पार्टी बनती है। लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है उसके ऊपर विप या लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाता है। एज फार एज गवर्नर्स रोल इज कंसर्न्ड, नबम रेबियास जजमेंट, अरुणाचल जजमेंट इज वेरी क्लियर। जो डिस्क्वालिफिकेशन मामले में गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की नबम रेबिया जी की जजमेंट पढ़ लीजिएगा। 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरली सेड कि गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। वहां पे जो बात हुई थी, गवर्नर वाज सेंडिंग डायरेक्टिव्स कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, तो वो सारा चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि गवर्नर के डोमेन में नहीं है, ही हैज नो ज्यूरिसडिक्शन। तो देखिए, महाराष्ट्र में राजनीति का महाड्रामा चालू है। शिवसेना के बागी विधायकों का कहना है कि उन्होंने ये कदम खुद उठाया है, लेकिन सूत्रों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे ये साफ है कि इस महाड्रामे की स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई और हैं। कौन है जो महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे से ये खेल कर रहे हैं? एक रिपोर्ट देखिए। शिवसेना के अंदर छिड़ा संग्राम अब होटलों और दफ्तरों के बंद कमरों से निकलकर सड़कों तक आ पहुंचा है। लेकिन महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे भी सियासी घटनाक्रम तेजी से करवट बदल रहा है। बागियों को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार एक्शन में है, तो बीजेपी की पैनी नजरें भी घटनाक्रम पर गड़ी हैं।
सूत्रों के मुताबिक बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे शुक्रवार रात में गुजरात गए थे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक वो भी शुक्रवार रात मुंबई से इंदौर गए। वहां कुछ देर रुकने के बाद गुजरात रवाना हो गए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना की बगावत को बीजेपी हवा दे रही है? मुझे तो किसी बात का है कि जिस आसाम में बाढ़ आए हैं, जहां लोगों के लिए कपड़े नहीं है, अभी रहने की कोई क्षमता नहीं है, वहां ऐसे हमारे जो फुटीरवादी आमदार है, विधायक है, उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये आसाम के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना, ये न मान्य करना, ये उनका अधिकार है। खुद को असली शिवसेना बता रहा बागी गुट जहां बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कर रहा है, वहीं गुवाहाटी में उनकी मौजूदगी को लेकर भी शिवसेना सवाल उठा रही है। पार्टी में बगावत के पीछे शिवसेना बीजेपी का हाथ मान रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी शिवसेना के बागियों के पक्ष में खुलकर सामने नहीं आई है। जाहिर है सत्ता की बिसात पर असली चालें पर्दे के पीछे से ही चली जा रही हैं। बीजेपी क्यों बिल देगा? अब जाके रेडिशन में बाद में खबर लेके आइए। असम का लोग पैसा नहीं दे रहा है, असम का लोग उल्टा वो लोग से पैसा कलेक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। हमारा तो फायदा हो रहा है असम। बीजेपी सपोर्ट कर रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में बीजेपी सपोर्ट करे ना करे, इसमें मैं क्यों पढ़ूं? मेरा तो इतना ही है कि असम में अगर कोई गेस्ट आया है, they should live securely, they should have a comfortable stay. अगर कोई काल काँग्रेस का भी लोग आए, उसको भी कम्फर्ट अँड सिक्युरिटी देना मेरा काम है। सगळ्या सैनिकांची आणि त्यांची इच्छा असेल तर चला भाजप सोबत, पण म्हटलं जो भाजप आपल्याशी विश्वासघातकीपणाने आतापर्यंत वागलेला आहे, एकदा दोनदा 14 साली युती तोडली, 19 साली आपल्या विरुद्ध बंडखोर उभे केले, आपल्याला दिलेली वचनं त्यांनी नाकारली, त्याच भाजपासोबत जायचं जर का असं शिवसैनिकांचं मत असेल तर म्हटलं एक गोष्ट आणखीन पाहिजे की एकतर भाजपकडनं व्यवस्थित प्रपोजल आलं पाहिजे, सगळ्यांना आपल्या सैनिकांना मान्य पाहिजे। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक महाड्रामे का सूत्रधार कौन है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उसने देश में अवसरवाद की राजनीति का एक और उदाहरण पेश कर दिया है। अब महाराष्ट्र से आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की, तो आजम खान के गढ़ यानी रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जीत का परचम लहराया। यूपी में मोदी योगी का जादू बरकरार। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजयश्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। आजम अखिलेश के गढ़ में खिला कमल। कुछ लोगों को लगता था कि ये वोट तो हमारी बपौती है, इस वोट पर तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वोट तो कोई हिल ही नहीं सकता, ये तो हमारा गढ़ है। वो गढ़ गड्ढे में चला गया। रामपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत। तो हमारे जो नेता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो वर्कर हैं, है ना, उनकी जीत का ये कमल खिला है आज। आजमगढ़ में बिहारे अखिलेश के उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कमल खिला है। डबल इंजन की सरकार, अखिलेश की दोहरी मार। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी की लीडरशिप का, आजमगढ़ की लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। साथ ही साथ अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूँ
कि पार्टी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। जिस रामपुर और आजमगढ़ में मुलायम, अखिलेश और आजम खान की तूती बोलती थी, वहां अब बीजेपी राज करेगी। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जोरदार पटखनी दी है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,192 वोटों से हरा दिया, जबकि आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से मात दी। इस कामयाबी से रामपुर, आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक बीजेपी जीत की होली खेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। पीएम मोदी ने भी रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी की जीत पर ट्वीट किया। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत ऐतिहासिक है। ये केंद्र और यूपी में डबल इंजन सरकारों के लिए व्यापक पैमाने पर स्वीकृति और समर्थन का संकेत देता है। समर्थन के लिए लोगों का आभारी हूं। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं। अपने आजमगढ़ रामपुर की लोकसभा, महत्वपूर्ण लोकसभा की जीत आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। बीजेपी भले ही लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत को ऐतिहासिक बता रही हो, लेकिन आजम खान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। कह रहे हैं कि उनके वोटरों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट, 500 का पोलिंग, मोहल्ला मुसलमानों का 1 वोट। आपको बता दें कि रामपुर की सीट आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और अखिलेश ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ सीट छोड़ी थी। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं वो इस बात का भी इशारा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार और आजम खान का वर्चस्व टूट रहा है। यही नहीं, इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। इस जीत से योगी ने 4 साल पहले गोरखपुर और फूलपुर की उस हार का भी बदला ले लिया है, जब सीएम बनने के बाद उनकी और उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य की फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और उसके समर्थक वाले उम्मीदवार ने कब्जा कर लिया था। यूपी में बीजेपी की इस बड़ी जीत को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विकास की नीतियों की जीत बताया है। इसे आपको सुनवाते हैं जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा इस जीत को लेकर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। इस शानदार विजय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के महान एवं देवतुल्य जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। भाजपा की डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाया है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए संजय त्रिपाठी। संजय, जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ और यहां दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई है बीजेपी को, तो बीजेपी जो ये कह रही है कि ये डबल इंजन की सरकार की जीत है और यहां पर जिस तरह से सरकार को जिताकर, बीजेपी को जिताकर जनता ने भी मोहर लगा दी है कि ये विकास की राजनीति की जीत हो रही है। बिल्कुल शिरीन, और उत्तर प्रदेश के लिए बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता, केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। ये उपचुनाव था मात्र 2 सीटों पर, लेकिन एक बड़ा मैसेज है सन 2024 के लिए कि जिस तरह से 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और ये 2 लोकसभा सीटें सामान्य सीटें नहीं थी, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। मैं एक एक सीट पर बात करूंगा। पहले मैं आजमगढ़ की चर्चा करता हूं। आजमगढ़ में 18.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं
और आज जो निरहुआ की जीत हुई है वो 8,679 वोटों से जीत हुई है। बहुत मामूली वोट हैं, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। ट्रायंगुलर फाइट हुई, 3 लोगों के बीच में लड़ाई हुई और आखिरकार निरहुआ ये सीट निकाल ले गए। दूसरी सीट है रामपुर। रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता था और आजम खान से ये गढ़, उनका किला जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने भेद दिया। 42,000 से ज़्यादा वोटों से घनश्याम लोधी की जीत हुई है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यापक संदेश है कि नहीं, अब विकास की बात होगी। अब सबका जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना वो, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर वोट पड़ेगा। उसी के तहत दोनों की दोनों सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास थी अब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण होते थे वो बदल रहे हैं, समीकरण भी बदल रहे हैं और एक ये नया जो समीकरण है। अच्छा, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। जैसा आपको बी टीम का कहा जाता है, तो बस ये थे बी टीम, आप तो खुश होंगे फिर इस रिजल्ट से? नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि भाजपा जीत गई, यकीनन मुझे तकलीफ़ है, और मुझे पहले से अंदाज़ा था। बल्कि जो मीडिया के जानकार लोग हैं जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किए थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा समाजवादी पार्टी से, नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहाँ पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुक़द्दर के फैसले खुद करेंगे आप, वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? तो गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता कि आसमान गिर जाता, और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहाँ पर, और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी की हार पर ये ओवैसी जो है वो तंज कर रहे थे और कह रहे थे बीजेपी को हराने की ताकत समाजवादी पार्टी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हमने कर ली, लेकिन पूर्वोत्तर में भी बीजेपी का परचम आज लहराया है। त्रिपुरा में 4 खाली सीटों पर उपचुनाव हुए, नतीजे बीजेपी के लिए शुभ समाचार लेकर आए। पूर्वोत्तर भारत में भी बीजेपी का परचम। विधानसभा की 4 सीटों में 3 पर बाजी मारी। मुख्यमंत्री माणिक साहा बारदोली सीट पर जीते। टाउन बारदोली सीट से उपचुनाव में उतरे माणिक साहा ने कांग्रेस के आशीष कुमार साहा को 6,000 वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया। सीएम माणिक साहा को 17,181 वोट मिले। त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा को 4 में से 3 सीटें पर भव्य जीत मिली है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा भी बड़े अंतर से जीते हैं। मैं उन्हें जीत की बधाई देते हुए त्रिपुरा की जनता को नमन करता हूं एवं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बीजेपी ने सीपीएम के गढ़ में भी सेंध लगा दी और जुबराजनगर विधानसभा सीट पर कब्जा कर लिया। जुबराजनगर सीट पर बीजेपी की मलिना देवनाथ को जीत मिली। इसी तरह सूरमा विधानसभा सीट पर बीजेपी की स्वप्ना दास ने सीपीएम के अंजन दास को मात दी। हालांकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस के सुदीप रॉय वर्मा को जीत मिली। सुदीप रॉय वर्मा की जीत के बाद अगरतला में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के सामने कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस स्टेशन और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय एकदम 10-15 मीटर के दूरी पर है।
इसके बावजूद भी बीजेपी के गुंडों द्वारा चाकू चलाना, पत्थरबाजी करना, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है त्रिपुरा में। त्रिपुरा उपचुनाव में 3-1 से मुकाबला जीतने के बाद बीजेपी गदगद है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मैं त्रिपुरा के लोगों को बीजेपी के विकास के एजेंडे और हमारे उम्मीदवारों पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करती रहेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना करता हूं। तो महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे के हाथ में आई सत्ता और शिवसेना के इस वक्त जो दुर्गति हो रही है, उसको लेकर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो ऐसा होता। सवाल यह भी है कि उद्धव बाल ठाकरे की जिस विरासत की बात करते हैं, क्या वो खुद उस विरासत से दूर नहीं हो गए। इन्हीं जवाबों को तलाश करती हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हम हिंदू तो मानते हैं, हिंदू को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मगर इसका मायना ये नहीं है कि आप हमारे जान ले और यहाँ वापस ही करो। भगवा ध्वज, शेर की छाप और सिंह की ये दहाड़। अरे सिर्फ तो शिवसेना दिखाई पड़ते, जब हम करते इतना भी हो तो इतना करते। ये थी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। और अब देखिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। बाला साहब की एक शिवसेना उद्धव के जमाने में दो फाड़ मट गई। सवाल ये नहीं है कि बाला साहब होते तो क्या ऐसा होता। सवाल ये है कि इस वक्त बाला साहब ठाकरे होते तो वो क्या करते। शेर को पालना मुश्किल होता है और उसकी सवारी करना जानलेवा। बाल ठाकरे ने शेर को पाला तो जरूर, उसे सत्ता तक पहुंचाया भी, लेकिन उन्होंने खुद कभी शेर की सवारी नहीं की। यही साफ दिखाई देती है उद्धव ठाकरे की पहली चूक, जो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं करते। हुआ क्या, उद्धव मुख्यमंत्री बने। होता क्या, बाला साहब कभी सीएम नहीं बनते। जिस तरह उद्धव ठाकरे ने खुद के मुख्यमंत्री बनने का ठिकरा शरद पवार पर फोड़ने की कोशिश की है, जिस तरह शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए अपने फेसबुक लाइव में उन्होंने सरकार की अगुवाई करने की मजबूरी दिखाने की कोशिश की है, आज ज्यादातर शिवसैनिक यही मानते हैं कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो वो ऐसा नहीं करते। सत्ता की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री बनना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी भूल बताई जा रही है। जब बाला साहब ठाकरे थे तब उद्धव ने उनको एक प्रॉमिस किया था कि शिवसेना का फिर से मैं मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। तो वो खुद बनना चाहते थे या और किसी शिवसेना के नेता को बनाना चाहते थे, वो अलग बात थी। शायद जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके अपनाए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो शायद बाला साहब ठाकरे अप्रूव नहीं करते, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो उसके ऊपर खुशी भी जताते, ऐसा मुझे लगता है। बाला साहब की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कितना बड़ा फर्क है, इसकी बानगी है महाअघाड़ी सरकार। अगर बाला साहब जिंदा होते तो वो कांग्रेस गठबंधन के साथ कभी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को राजी नहीं होते। हुआ क्या, उद्धव कांग्रेस एनसीपी की सत्ता में साथी बने। होता क्या, बाला साहब ने कांग्रेस के साथ सत्ता की जगह पार्टी खत्म करने का उसूल रखा। शिवसेना सुप्रीमो के तौर पर बाला साहब ठाकरे ने गैर हिंदुत्ववादी पार्टी से दूरी बनाना ही ठीक समझा। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से गठबंधन करने का मौका आया तो वो शिवसेना को ताला लगाना ही बेहतर समझेंगे। हालांकि 1980 में उन पर ये आरोप जरूर लगे कि उन्होंने कांग्रेस की मदद से जनता पार्टी को हराया, लेकिन हकीकत ये थी कि न कभी कांग्रेस से न पवार की समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने कोई गठबंधन किया। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सत्ता में कांग्रेस से साझेदारी की, नहीं, बाला साहब नहीं करते कभी भूल की शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाए, लेकिन बाला साहब के पश्चात उद्धव ने ये किया है और उसका एक वो कारण भी देते हैं कि शिवसेना और बीजेपी की जो अलायंस है
वो 30 साल से ज़्यादा चली और बहुत बासी हो गई थी, उसमें बासापन आ गया था, तो उसको तोड़ने के लिए ये जरूरी था कि बाहर निकले। ये तस्वीरें हैं अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद रहने वाली राणा दंपत्ति अब जमानत पर है। आज जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, एकनाथ शिंदे गुट और बाला साहब को के विचारों पे चलने वाला जो एक ग्रुप है, वो एकनाथ शिंदे जी के साथ में अलग तरीके से निकलकर आज गुवाहाटी में बैठा है। नवनीत राणा की गिरफ्तारी की वजह थी हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे को चैलेंज करने की कोशिश। नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का चैलेंज दिया था, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया। क्या खुद बाला साहब होते तो ऐसी नौबत आती? क्योंकि उनकी पार्टी शिवसेना ने विपरीत स्थितियों में भी हिंदुत्व पर मरते दम तक समझौता नहीं किया था। बाला साहब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर पूछे गए सवालों पर हर जगह यही कहते थे कि ये एक कामयाबी है। यानी नवनीत राणा के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार के एक्शन ने उनकी खूब किरकिरी की। हुआ क्या? उद्धव पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगा। होता क्या? बाल ठाकरे हिंदुत्व पर कभी नरम नहीं पड़ते। महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता आने पर मुख्यमंत्री चाहे जो भी रहा हो, लेकिन चली तो केवल और केवल बाला साहेब ठाकरे की ही। बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व उग्र था। उनका मानना था कि हिंदुओं को सहिष्णु नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के सहिष्णु होने की वजह से ही भारत बार बार गुलाम बना। लेकिन इसके विपरीत उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को सहिष्णु बनाने की कोशिश की और इसी सहिष्णुता की वजह से उन्हें बागी सुर देखने मिले और इसी वजह से हिंदू हृदय सम्राट माने जाने वाले बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फर्क देखा जा रहा है। नवनीत राणा का और उनके पति का वो स्वागत करते कि आइए मातोश्री के सामने आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको पढ़ना आता है क्या, ये पूछते। और पढ़ना आता है तो बोल के दिखाओ हनुमान चालीसा, जो कि वो कई बार वो असफल रहे हैं हनुमान चालीसा पठन करने में। तो बाला साहब अलग तरीके से उनको चैलेंज करते, ये कानूनी तौर से चैलेंज नहीं करते उनके, और उनको उनकी जगह दिखा देते एक आध बार, यानी वो अगर गलत है तो गलत साबित कर देते। तो ये दोनों नेताओं के स्टाइल का एक ये डिफरेंस है कि किस तरह से वो पेश आते इससे। बाला साहब ठाकरे होते तो क्या होता, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि क्या उद्धव सिर्फ उनके बेटे होने की वजह से शिवसेना की विरासत पर बरकरार है, या उन्हें सोच और एक्शन के तौर पर भी उस विरासत को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल सिर्फ सत्ता में शामिल होने या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने या हिंदुत्व के मुद्दे पर कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि उद्धव को असली काम करने की जरूरत है, शिवसेना की सोच, समझ और छवि को दोबारा हासिल करने की। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।